हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ स्टार्ट किया था और उस पर अब तक 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज ये इसका 5वां वीडियो है। और जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो टाइम एंड वर्क का भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। और जैसा कि ये सीरीज़ में हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे में एनटीपीसी सीबीटी 2 और आपका ग्रुप डी का जो पेपर होना है और एसएससी में सीएचएसएल का पेपर है, उसमें ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाली है। तो एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है और सारा का सारा वीडियो आपको देखना है। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप बहुत ही यूनिक और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप इसमें सीख सकते हैं। तो जो भी नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी चैनल पे मौजूद है चैनल लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका आंसर क्या आता है, स्टार्ट कीजिए। और आपको पता है कि जैसे ये हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और जो ये सीरीज़ है, इसमें आपको टाइम के साथ अपना सॉल्यूशन करना है। पेन कॉपी लेके बैठना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय लेना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स माइनस 2 क्यूब का गुणक x माइनस 2 है, तो x का मान क्या है ये बताना, आपको x का मान बताना है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स माइनस 2x का गुणक, वो क्या है x माइनस 2। तो हमको बताना है q का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स माइनस 2 क्यू का गुणक x माइनस 2 है। गुणक मतलब इसका यह फैक्टर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 12 और यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो हम बोल सकते हैं कि एक संख्या 12 है जिसका गुणक क्या है 3, मतलब 3 इसका फैक्टर है। इसके 3 के टेबल में ये 12 आने वाला है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये जो गुणक है, ये 3 जो इसका गुणक है, इसका मतलब 3 इसको कंप्लीट डिवाइड देगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब किसी भी संख्या का अगर गुणक दिया हो, इसका मतलब वो संख्या से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, मतलब पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हम इसको समझ लेंगे कि मेरा आंसर क्यू का क्या होने वाला है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम x का एक मान पता करेंगे। कैसे x का एक मान पता करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x माइनस 2 बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 2। अब इस 2 को यहाँ पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 4 प्लस 4 क्यूब। तो दोस्तों, अब इस बात को आप समझना है कि मेरे पास 4 प्लस 4 क्यूब है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब पूरा ये कट जाना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो आप सोचिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 कैसे मिलेगा। यहाँ +4 है, अगर ये -4 हो जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो हम यहाँ क्यू का मान क्या रख सकते हैं, क्यू का मान अगर हम -1 रख देंगे तब ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 0। हम बोल सकते हैं कि क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान होगा -1। ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो दोस्तों, आप इसको समझ पाए होंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसका गुणक दिया हो और यहाँ पे क्यू का मान, कभी पी का मान, कभी के का मान दिया हो, तो आप क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट कर लेंगे, मतलब इसको 0 के बराबर रख देंगे और हम वहाँ से x का मान, चाहे p का मान, चाहे k का मान हम पता कर लेंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेंगे कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, अभी तक आप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। देखिए क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिसको हम 729 और 901 को भाग देंगे तो हमको यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, यहाँ शेष बचेगा मेरा 9 और यहाँ शेष बचेगा मेरा 5, ये शेष बचेगा। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको हम 729 में भाग देंगे और 901 में भाग देंगे। 729 में भाग देने पे 9 शेष बचेगा और 901 में भाग देने पे 5 शेष बचेगा। तो देखिए मेरा ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है 15, 16, 19 और 20। इसको करने का क्या तरीका है कि जो इनमें से जो भी एक नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ ढूंढना हमको। और एचसीएफ कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो 9 शेष बच रहा है इस 9 को इसमें माइनस कर देना है। 9 माइनस कर देने से क्या होगा कि एक ऐसा नंबर बन गया जो उससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 8, 9, 6। इसका मतलब ये दो जो संख्या है जो भी इसका कॉमन फैक्टर है उससे वो कंप्लीट डिवाइड होगा। यहाँ तो रेस्ट बच रहा था, यहाँ रेस्ट नहीं बचने वाला है। अब हम क्या करेंगे, देखें कि इनमें से ऑप्शंस में किसके द्वारा ये डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इससे चेक करेंगे तो उससे आसान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको अगर दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालना है तो उसके बीच का आप डिफरेंस निकालिए। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस क्या मिलेगा इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा 176। अब दोस्तों ये बात समझना है कि जब भी दो संख्याओं का बीच को जो डिफरेंस है वो एचसीएफ हो सकता है, जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस वो एचसीएफ हो सकता है, या तो इसका फैक्टर एचसीएफ होगा, या तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एचसीएफ होगा, या इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। इसके अलावा और एचसीएफ नहीं हो सकता, और इसके बीच का जो डिफरेंस इससे बड़ा एचसीएफ हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या समझे हम कि जब भी दो संख्या दिया हो उसका एचसीएफ निकालना हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वही सबसे बड़ा एचसीएफ हो सकता है। अगर वो एचसीएफ नहीं होगा इसका फैक्टर होगा। तो 15 का टेबल में 176 नहीं आता है, 19 का टेबल में भी नहीं आता है, 20 का टेबल में भी नहीं आता है, 16 के टेबल में 11 बार में आता है। तो इसका मतलब मेरा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को भाग देने पर 9 और 5 रिमाइंडर बचे वो कौन होगा, 16। तो आप समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करना था। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि बताएं। वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक वर्ग वृत्त के अंतर्गत है, एक वर्ग है एक वृत्त के अंतर्गत है। ठीक है, और जो वर्ग है उसका एक भुजा a√2 है। ठीक है, तो बोला वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो हम वृत्त का परिधि तब तक नहीं बता सकते जब तक मेरे पास r नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको r पता करना होगा। r कहाँ से पता चलेगा हमको, तो r पता चलेगा हमको इस वर्ग के विकर्ण से, इस वर्ग के डायगोनल से। अगर हम इसका डायगोनल पता कर लेंगे तो ये इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम क्या करते हैं, वर्ग का विकर्ण पता करते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ठीक है, a का मान क्या है मेरे पास, a का मान है a√2। तो a की जगह हम लिख देंगे a√2 इंटू √2। इसका मतलब वर्ग का विकर्ण क्या आ जाएगा मेरा, 2a। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, 2a। तो हम बोल सकते हैं अगर d बराबर 2a है तो r बराबर क्या होगा, 2a/2 मतलब a। रेडियस क्या निकला मेरा, रेडियस निकला मेरा, रेडियस a निकल गया। यहाँ पुट कर देते हैं 2πr, r मतलब a। तो मेरा परिमाप क्या होगा, 2πa। देखिए ऑप्शंस नंबर 2πa कहाँ पे है, 2πa। मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, a। ऑप्शन नंबर a। गाइस आप समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करेंगे, इजी सवाल था। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और उसको सीखते हैं।
तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला के प्रथम 5 पदों को योग ज्ञात करें। पहले 5 पदों का योग ज्ञात करना। देखिए पहले 5 पद क्या है, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, ऐसे करके 5 पद है मेरे पास। कितना है? 5 पद। 5 पद, इसका टोटल क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि देखेंगे आप यहाँ पर कि मेरा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस 3 है। अगर मेरे पास नीचे जितना डिफरेंस उतना ही डिफरेंस ऊपर होगा तो करेंगे क्या, पहला टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा नीचे का डिफरेंस और ऊपर का डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम 1/3 कॉमन ले लेंगे। नीचे से 3, ऊपर से 1/3 कॉमन ले लेंगे और फिर से वही तरीका हम लगाएंगे। जब 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो पहला पद क्या है मेरा, 1/1 माइनस अंतिम पद। अब अंतिम पद कैसे पता करेंगे ये फिर हमको समझना होगा। मेरे पास टोटल कितना है? 5 पद है। ठीक है, 5 पद है। तो हम सीखे थे कि 5 पद है तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, जितना भी पद बोलेगा उससे कम कर देंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 3 है और पहला पद जोड़ देंगे। पहला पद क्या है? 1। इसका मतलब टोटल क्या हो गया मेरा? 13। ठीक है, तो लास्ट पद जो है वो क्या होगा? 3 के डिफरेंस में 13 × 16, इसको हम बोलेंगे ये 5वां पद होगा मेरा, 1/13 × 16। तो लास्ट पद क्या मिला? 1/16, तो यहाँ रख देंगे 1/16। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरा? 16। यहाँ क्या होगा? 16 - 1 15। 3 के टेबल में 5 बार में, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 5/16। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5/16, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। कभी भी आपके पास इस सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ताकि आपका समय सेव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व कीजिए इसको। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करते रहेंगे और वीडियो शेयर करते रहेंगे। जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे वैसे आपके साथ हम उतनी जल्दी और भी वीडियो आपके साथ हम लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। बोला है 4x³ - x डिवाइडेड बाय 2x + 1 6x - 3 का मान क्या है जब x का मान हमको दिया हुआ है। x का मान बोल दिया है 9999, ये 9999 x का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आने वाला है आंसर। समझ गए इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए आप अगर इसको पुट करने पे चल गए तब तो सवाल आपसे बनने से रहा पेपर में। तो आपको क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस देता है तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मूला में ये पुट होगा ज़रूर से ज़रूर। कभी भी बड़ा से बड़ा आपको अगर इस इक्वेशन दिया था, कभी भी आपको x का मान अगर दिया हो और x का मान दिया हो और यहाँ पे x यूज करना हो, अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चंस है तो कभी भी पुट मत कीजिएगा। करना क्या है, इसको पहले आप अच्छा से देखिए क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बोलें कि ऊपर में अगर हम यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेते ऊपर से, तो x कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर में बोल सकते हैं 2x² बोल सकते हैं ऊपर में। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं -1। ठीक है, और नीचे में क्या बोल सकते हैं, नीचे में बोल सकते हैं 2x + 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ले लिए 3 कॉमन। यहाँ क्या आ गया 2x - 1। दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देखेंगे तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर दिखा हमको, तो ऊपर में क्या बोलेंगे एक्स हो गया, इनटू में क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, और नीचे में 3 कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 2x माइनस 1। तो गाइज़ अगर आप इसको वैल्यू पुट करते तो फंस जाते हैं। अब देखिए आपके लिए सवाल कितना आसान हो गया, ये कट गया, ये और ये कट गया, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा x/3। x का मान क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 9999 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 3333। तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे कैसे सवाल को करना था। अगर आप इसको पुट कभी भी करेंगे तो फंस जाएंगे, एग्ज़ाम में ऐसे दिए जाते हैं सवाल ताकि वो पुट कीजिए और आप उसमें अपना टाइम को वेस्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और उसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। और इस टेस्ट में आपको कितना मार्क्स आता है कमेंट करके ज़रूर बताना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि PA और PB एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें केंद्र O है, जिससे एंगल AOB 110 डिग्री है, तो APB है क्या होगा। देखिए PA और PB एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक वृत्त हो गया, PA और PB वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं ऐसे। यहाँ पे P हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया। PA PB 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। और क्या बोला है, इसमें एक एंगल जिसका केंद्र O है, यहाँ पर केंद्र क्या दे दी O। अब इसमें क्या बोला, जिससे AOB 110 डिग्री है, AOB ये वाला एंगल हमको पता है 110 डिग्री। हमसे क्या पूछा है APB ये वाला एंगल क्या होगा, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्या इसका कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा ऐसे आकर टच करती है, तो इस सेंटर से जो इसका सेंटर से जो इसकी त्रिज्या है, इस स्पर्श रेखा पे लंब डालती है। इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये देखेंगे अच्छे से आप तो OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है। चतुर्भुज का 4 कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल जो है A और B ये 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब सामने वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री का होगा, उसमें से ये 110 डिग्री ऑलरेडी है। इसका मतलब 180 में 110 तो यही है, तो जो बच गया वो कौन होगा, सामने वाला एंगल। इसका मतलब APB मेरा कितना होगा 70 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कैसे करना था। ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से आने वाली रेखा लंब डालती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। रेलवे में आने वाले जो भी पेपर होंगे काफ़ी आपको हेल्प देगा यहाँ से, इस वीडियो से अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो रेलवे में NTPC और ग्रुप डी का जो पेपर है बहुत आपको हेल्प मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन मिले चाहे ना मिले, लेकिन यहाँ से जो टाइप है क्वेश्चंस का ये बिल्कुल आपको टच करेगा पेपर में, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। नया ब्याज बताना आपको। 2100 रुपये की राशि मतलब प्रिंसिपल हमको पता है, प्रिंसिपल है 2100 रुपया, टाइम पता है 2 साल, और साधारण ब्याज पर SI बेस्ड क्वेश्चन है,
और साधारण ब्याज पर जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 2352 रुपया। तो हमसे पूछता है अगर जो रेट है वो रेट, यहाँ पे हमको रेट पता नहीं, रेट तो हमको इस समय क्या है पता नहीं, x% होगा। अगर नया रेट R1 या R2 नया रेट अगर x% की जगह 1% कम कर दिया जाए तब मेरा क्या ब्याज आएगा ये बताना है। क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर देते हैं। बोलता है 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% कम कर दिया जाए तो मेरा नया ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रेट है वो हमको पता नहीं है, हम उसको पता भी नहीं करेंगे। करना क्या है, जब भी हमको जो पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है कि ब्याज जब भी आपको मिलता है वो ब्याज मिलता है आपको प्रिंसिपल पर। आपके क्वेश्चंस में अगर प्रिंसिपल है तो आपको रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे x% रेट होता और 2 साल में तो हमको कितना ब्याज मिलता, तो बोलेंगे 2x% मिलता, R/T, ठीक है। लेकिन अगर मेरा 1% कम है तो हम ये बोलेंगे 1 साल में 1% कम मिलेगा हमको क्या, ब्याज। तो 2 साल में कितना परसेंट कम मिलेगा, 2%। 1 साल में 1% कम मिलेगा तो 2 साल में 2% कम मिलेगा। और जो ब्याज है वो ब्याज कहाँ से मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। ब्याज जो मिलता है वो मेरा प्रिंसिपल से मिलता है। इसका मतलब प्रिंसिपल से 2% कम कर देंगे। प्रिंसिपल से अगर हम 2% बोलें तो 2% क्या होगा इसका, 21 दूने 42। इसका मतलब पहले जितना पैसा मिल रहा था उससे हमको 42 रुपया कम मिलेगा। तो यहाँ से 42 रुपया हम कम कर देंगे तो अब मेरा जो अमाउंट होगा कितना होगा, 2310 रुपया। अमाउंट हो गया 2310 रुपया। हमसे ब्याज के बारे में पूछा है, ब्याज। तो ब्याज कैसे पता करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट हो गया 2310 में 2100 घटा देंगे, इसका मतलब 210 रुपया। तो मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, 210 रुपया नया ब्याज। समझ में आया होगा आपको। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब रेट कम कर दिया जाए तो रेट बढ़ा दिया जाए। अगर प्रिंसिपल आपके पास पता है तो कोई टेंशन का बात नहीं है। क्या करना है, 1 साल में 1% कम है तो 2 साल में 2% कम होगा। ये 2% जो ब्याज कम मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, प्रिंसिपल से मिलेगा। तो प्रिंसिपल से कम कर देंगे, मेरा ब्याज मेरे सामने होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b है तो साइन 75 डिग्री का मान क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला है साइन a प्लस बी इक्वल टू है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये बता दिया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन 75 क्या होगा, साइन 75 डिग्री क्या होगा। तो दोस्तों इस बात पर ध्यान देना है, साइन a प्लस बी का मान साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइन 75 को a प्लस बी में तोड़ेंगे। तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन 75 को लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इससे ऐसे करने से क्या होगा, ये एक और ये बी बन जाएगा। अब इस फॉर्मूला हम पुट करेंगे और मेरा आंसर मेरे सामने होगा। तो क्या करेंगे, साइन ए मतलब साइन 30 कॉस बी कॉस 45 प्लस कॉस ए साइन बी। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है 1/, और कॉस 45 का 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 45 का होता है 1/√2। 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया 1/2 प्लस √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 इंटू 1 प्लस √3। क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर 1 प्लस √3/2√2। तो गाइज अब इसको समझ गए होंगे इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। ये सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन आप अगर इसमें पहले से प्रिपेयर हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में समय बचा सकते हैं। कैसे समय बचाएंगे, एग्ज़ाम में ये सवाल क्या होता है, रिपीट होता है। ये जो टाइप का सवाल है इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइन
15 डिग्री का मान क्या होता है ये ध्यान रखना है, और साइन 75 का मान अभी हम देख लिए। साइन 75 का मान क्या होता है, साइन 75 का मान हो गया 1√3 + 1 बाय 2√2, ये साइन 75 हो गया। और साइन 15 का मान आपको पहले से ध्यान रखना, याद रखना ये सब सवाल को, √3 - 1 बाय 2√2। अब साइन 15 का जो मान होता है वही कॉस 75 का होता है, तो ये साथ में याद रखेंगे। और जो साइन 75 का होता है वो कॉस 15 का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना, ये डायरेक्ट आपको टिक करना है। ये दो बात को आपको ध्यान रखना है, सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखना है कि साइन 15 का मान √3 - 1 बाय 2√2 जो कि कॉस 75 के बराबर हो जाएगा, और साइन 75 का √3 + 1 बाय 2√2 जो कॉस 15 के बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। यदि x = √3 - 1 बाय √3 और y = √3 + 1 बाय √3 है तो x² बाय y प्लस y² बाय x का मान क्या होगा। देखिए क्या है, x का मान दिया हुआ है √3 - 1 बाय √3, ठीक है, और y का मान दिया है √3 + 1 बाय √3। तो हमसे क्या पूछा है x² बाय y प्लस y² बाय x, इसका मान पूछा। अगर हम इसको x का मान और y का मान डायरेक्ट पुट करेंगे तो मेरा सॉल्व करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, √3 - 1 बाय √3, तो ये हो जाएगा 2 बाय √3। x का मान मिल गया 2 बाय √3। सेम यहाँ पे y का मान क्या मिलेगा, √3 3 + 1 4 बाय √3, क्या हो गया 4 बाय √3। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, x का मान क्या हो जाएगा x² मतलब 4 बाय 3, यहाँ हो जाएगा 4 बाय 3, y क्या है 4 बाय √3 प्लस y² मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाय 3, x का मान क्या है 2 बाय √3, 2 बाय √3। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये 4 कट गया, ये कितना बार में कट गया √3 बार में, मतलब यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ मिला हमको 1 बाय √3 प्लस यहाँ पे क्या हुआ, ये 8 बार में कट गया और ये √3 बार में कट गया, तो ऊपर क्या मिला 8 बाय √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बाय √3 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3√3। तो गाइस समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना था, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, B पर समकोण और एंगल A 60 डिग्री और AB 20 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC और CA का अनुपात क्या होगा। साइड BC और CA का रेशियो क्या होगा ये बताना। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, ठीक है। क्या बोला, एंगल A 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री, तो हम ये बोल सकते हैं ये C क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। AB का वैल्यू क्या दिया 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है कि BC और CA का रेशियो क्या होगा, BC और ये CA का रेशियो क्या होगा। तो गाइज हमने ये सीखा था हाइट एंड डिस्टेंस में कि जब मेरे पास 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मेरे पास एंगल हो तो हम वहाँ पे एक रेशियो यूज करते हैं। रेशियो क्या होता है 1 √3 और 2। तो मेरे 30 के सामने क्या जो भी वैल्यू होगा उसको 1 बोलेंगे, जो भी मेरा 60 के सामने √3 बोलेंगे और जो मेरा 90 के सामने उसको हम 2 बोलेंगे। तो बोलेंगे अगर मेरा 30 के सामने 1 है, 30 के सामने 1 है, इसका मतलब 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो 60 के सामने क्या होगा √3, तो √3 का मान क्या होगा 20 √3, 1 = 20, तो √3 = √3 20 √3। उस तरह सेम टू सेम मेरा 90 के सामने क्या होगा 2, इसका मतलब डबल, तो इसका डबल क्या होगा यहाँ पर 2 × 20 मतलब 40। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है मेरा, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए आप, मतलब BC
और CA का रेशियो क्या होगा 20√3 और यहाँ पे 40। 20 से कट गया ये 2 बार में, तो क्या आ गया √3:2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ी थोड़ी साउंड आ रही है ढोलक की। आसपास में कहीं शादी हो रही है तो वो साउंड वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब करेगी आपको। 1-2 क्वेश्चन और था तो वो हम अगले वीडियो में उसको ऐड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन। इसको आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तक डेली वीडियो कंप्लीट और डेली वीडियो आप तक आ रही है, उसको देखते रहिए। आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हम कुछ टाइम बाद फिर हम रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस और टाइप लेकर के आपके सामने आऊँगा और उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेफ़ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।